नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी सेंटर में। मैं हूं अमृत तिवारी और बड़ी खबर सुकमा से आ रही है, जहां पूर्व विधायक के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। जी हां, मनीष कुंजाम के घर पर पड़ा था छापा। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने की थी कार्रवाई। तेंदुपत्ता बोनस घोटाले का है मामला। बस्तर राज मोर्चा ने डीएफओ ऑफिस का घेराव किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शन की तस्वीर सुकमा से, जहां पूर्व विधायक के समर्थन में यह प्रदर्शन की तस्वीर। सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। मनीष कुंजाम के घर पर छापा पड़ा था एसीबी और ईओडब्ल्यू का, और उसके बाद तेंदुपत्ता बोनस घोटाले का यह मामला, जिसमें अब प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। सहयोगी सलीम शेख जुड़ गए हैं सुकमा से। सलीम, बताएं क्या है अपडेट? देखिए, 10 अप्रैल को एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के घर हुई थी, और इन्होंने 8 जनवरी को 6 करोड़ 54 लाख के बोनस में गड़बड़ी के शिकायत की थी कलेक्टर सुकमा को और सीसीएफ को। इसके बाद एक जांच टीम बनाई गई, जिसके बाद एसीबी जिसके बाद डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और ये पूरे जो तेंदुपत्ता बोनस का घोटाला जो है वो उजागर हुआ था। लेकिन 10 मार्च को एसीबी की कार्रवाई होती है। डीएफओ के सस्पेंड के बाद मनीष कुंजाम के घर पे छापा मारा जाता है। मनीष कुंजाम का आरोप है कि उन्होंने ही शिकायत की थी, और शिकायत करने वाले के घर पर ये पहली बार देश में कि एसीबी की कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ा आरोप लगाते हुए जो उन्होंने एक बात कही है कि आज इस पूरे मामले में वन विभाग के अधिकारी भी शामिल है। डीएफओ को केवल ही शामिल नहीं किया गया, इनके साथ इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि इनके वन मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार में जो वन मंत्री है, वो भी इस घोटाले में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल सलीम, आप हमारे साथ बने रहे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं और खास बयान सुनाते हैं पहले, फिर आएंगे आपके पास। हाँ, ये 2021-22 का बोनस वितरण जो करना था, इसमें कुछ विसंगति हुआ है। उसके संबंध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जो है धरने का आयोजन किया गया था, और इसमें उन्होंने 2 विशेष मांग रखे हैं कि भुगतान किसी भी तरह से होना चाहिए, संग्राहकों को नुकसान नहीं होना है, और कितनी अवधि तक होना चाहिए। तो इसमें संग्राहकों को समस्त भुगतान जो भी पेंडिंग है, नहीं हुआ है, वो किया जाएगा। हम लोगों की पहले भी मांग थी। 10 मार्च को भी हम लोग धरना प्रदर्शन कर ये मांग किए थे कि यह सस्पेंड डीएफओ को करने से कुछ नहीं होगा। जो विभागीय कार्यवाही वो करिए और प्रबंधकों के खिलाफ भी करो, लेकिन जनता को उनका जो हक का पैसा है, खून पसीने का जो बोनस का रकम है, उसको देना पड़ेगा। यही हम लोग उस समय भी मांग किए, और आज भी वही मांग कर रहे हैं कि उनके हिस्से का जो पैसा है उनको दिया जाए। ये तो कह रहे हैं, पर ये तो नहीं बता रहे कि कब देंगे। अब देंगे या नहीं देंगे, अब छोटे से अधिकारी, अदना से अधिकारी ये वादा करे तो हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है। पर हम कलेक्टर से भी मिलेंगे इस बारे में कि वो क्या तैयारी कर रहे हैं इसको देने के लिए। तो खास बयान हमने आपको सुनाया, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सुकमा से दिखा रहे हैं, जहां एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई के बाद प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है। सलीम, यहां पर बस्तर राज मोर्चा ने डीएफओ ऑफिस का घेराव किया है। क्या कहना है प्रदर्शनकारियों का और इस मामले में प्रशासन का? अभी कैसी तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए, बस्तर राज मोर्चा के संयोजक और उनके कार्यकर्ताओं का सीधा सीधा मांग है कि जो तेंदुपत्ता बोनस के रूप में जो राशि 6 करोड़ 54 लाख रुपए प्राप्त हुए थे, वो राशि सीधे सीधे आदिवासी संग्राहकों को मिलना चाहिए। और जो राशि डीएफओ और प्रबंधकों ने हड़प ली है, घोटाले किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ उनके ऊपर दंडात्मक भी कार्रवाई करने की मांग वे कर रहे हैं। और अभी आज जो घेराव हुआ है, उस घेराव में सीधा सा मांग था कि संग्राहकों के पास जो मेहनत का जो पैसा था वो सालों से नहीं दिया गया था, और उसमें एक बड़ी गड़बड़ी करते हुए उस राशि को हड़प ली गई है। और बीआरएम बस्तर राज मोर्चा का सीधा सीधा आरोप ये भी है कि इस पूरे घोटाले में डीएफओ पर कार्रवाई कर प्रदेश सरकार किसी तरह इस मामले को दबाना चाहती है। लेकिन डीएफओ के साथ इस पूरे विभाग के आला अधिकारी समेत मंत्री पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि इस पूरे घोटाले में उनका भी इसमें हाथ था। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखे सलीम, आप आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे लंबा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। रामकृष्ण आश्रम के स्वामी 26 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रहे। ठगों ने स्वामी के बैंक अकाउंट खाली करा दिए, और बैंक अकाउंट खाली जो कराए हैं उसमें बताया जा रहा है कि 2 करोड़ 52 लाख रुपए थे, जिन्हें बैंक से निकाल लिया गया। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, लेकिन यह बड़ा मामला, 2 करोड़ 52 लाख रुपए बैंक से निकाले हैं ठगों ने। रामकृष्ण आश्रम के स्वामी 26 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रहे।
तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ये मामला है और आगे देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है। सहयोगी देव श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव जी बताएं क्या है ये पूरा मामला, और निश्चित तौर पर अब तक हम ऐसे कई मामले यहां पर खबरों को के जरिए दिखा चुके हैं दर्शकों को, लेकिन ये एक बड़ा मामला जिसमें 26 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया है, क्या है अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये ग्वालियर का मामला है और अब तक का मध्य प्रदेश का संभवतः सबसे लंबे समय तक डिजिटल अरेस्ट रखने का मामला है, जिसमें 26 दिन तक ये ठगों ने किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट करके रखा। ग्वालियर में रामकृष्ण मिशन का एक बड़ा आश्रम है और उसके जो मुख्य महंत है स्वामी सुप्रदीपानंद, वो जो है उनको 11 मार्च से लगभग उन पर अंटर डाला गया था और तब से लेकर लगातार उनको कहा गया कि वो नरेश गोयल का जो मामला है उसमें उनका मनी लॉन्ड्रिंग में नाम है, और फिर धीरे धीरे करके उनको इतना डराते धमकाते रहे कि सभी बैंक में जितने भी इनके अकाउंट थे उनसे 2 करोड़ 55 लाख के आसपास रुपए जब निकलवा लिए और उसके बाद भी उनको अरेस्ट करके रखा। तो उन्होंने हालांकि जो ठग थे वो हमेशा जो उनकी ठीक है देव जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि करीब 2.5 करोड़ रुपए बैंक से निकाल लिए गए, क्या बैंक कर्मियों को ऐसा नहीं लगा कि कुछ मामला गड़बड़ हो सकता है? नहीं, देखिए बैंक कर्मियों को इसलिए लगा कि अलग अलग बैंकों में खाते थे और चूंकि रामकृष्ण आश्रम एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तमाम सारे खाते हैं, तमाम सारी संस्थाएं चलती हैं, स्कूल चलते हैं, बच्चों के वनवासी कल्याण परिषद का वनवासी कल्याण का भी बच्चों का एक संस्था चलती है, अनाथ बच्चों का भी संस्थान चलता है, तो पैसों का आवागमन वहां चलता रहता है, इसलिए उनको कोई एहसास नहीं। दूसरा कोई निकालने नहीं गया, पैसे वहीं के वहीं ट्रांसफर करने का काम था जो लगातार करते रहे। जो सबसे बड़ी बात इसमें यही थी कि उनके पास पूरे खातों की डिटेल भी थी, यानी उन्होंने एक PDF भी भेजी कि आपका इस बैंक में देखिए इतना खाता है और ये नंबर है और इतना आपके पास ये है। तो ये चीजें चौंकाने वाली बात है कि बिल्कुल कई सवाल इस घटना ने खड़े कर दिए हैं। देव जी आप हमारे साथ बने रहें, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एक बड़ा मामले में जांच जारी। और अहम खबर, जहां 2 दिनों से गायब ग्वालियर के आरोन गांव के रहने वाले कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र उर्फ भूरा सिकरवार का शव सिरसा पंचायत भवन परिसर से मिला है, जबकि मृतक की बाइक और मोबाइल एक दिन पहले ही घाटी गांव से 3 किलोमीटर दूर सड़क किनारे एक गड्ढे से बरामद की गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 14 अप्रैल को ब्रजेंद्र पेट में दर्द होने पर डॉक्टर से दवा लेने के लिए घर से कहकर निकले थे, इसके बाद गायब हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक खास बयान सुनाते हैं आपको। घटना ये हुई है, हमारे चाचा जी ग्वालियर आए हुए थे दवा लेने के लिए, वहाँ से आरोन के लिए जा रहे थे, तो घाटी गाँव में ना उनका मोबाइल बंद हो गया, मोबाइल भाटिया में बंद हो गया। उसके बाद वो आरोन के लिए मुड़ते आरोन तिराया है, वहाँ पे उनकी बाइक मिली और क्या बोलते मोबाइल मिला और वो नहीं मिली। और सुबह जब हमने पुलिस वालों से बोला कि हमारे चाचा जी का मोबाइल मिला है और ये मिला है, आप देखो आलू, तो हम क्या ऐसे सच्चा में हम घर पे ही 30-40 लोग हैं, तो हम खुद ही जंगल में देखने चले गए और वहाँ पे पुलिस थी ना, वो बस वहाँ पे थोड़ा एरिया उन्होंने देखा और वो चले गए। 2-4 पुलिस वाले ही थे, वो अपने थाने में घाटी गाँव वापस चले गए। और अगले दिन हमें सुबह खबर मिली कि वहाँ पे सिरसा पे उनकी डेड बॉडी मिली हुई। घाटी गाँव तिराहे पे गाड़ी और मोबाइल डरा मिला था और सिरसा पे लाश मिली। गाड़ी वगैरह कब मिली थी? कल सुबह। और बॉडी कब मिली है? आज सुबह। क्या लग रहा है? मर्डर किया। किसने मर्डर किया? जी पता नहीं। ये पता नहीं है। क्या कोई घाव वगैरह दिखे बॉडी पे? गला मस्का गया। तो कोई पुराना विवाद वगैरह था क्या? कोई पुराना विवाद वगैरह था क्या? पुराना विवाद ऐसा तो नहीं है हमारा कुछ। किस जगह की घटना है ये? घाटी गाँव बंद गायब मोबाइल इसका 8 बजे के नहीं। अपडेट्स के लिए सहयोगी देव श्रीमाली का रुख करते हैं। देव जी, कांग्रेस नेता का शव बरामद हुआ है और कई रिएक्शन हमने सुने, पुलिस क्या कुछ कह रही है इस मामले में? बिल्कुल, ये एक सिकरवार परिवार है, आरोन में रहता है और कांग्रेस का परिवार है। इसके जो मृतक है भूरा, इसके बड़े भाई कांग्रेस के नेता हैं वहाँ, और जो पूर्व मंत्री है, काफी समय कई बार विधायक रहे, लाखन सिंह यादव के खास हैं। और इनका जो भाई है वो 14 तारीख की रात को 14 तारीख की दोपहर में बीमार होने की बात कह के ग्वालियर दवा लेने के लिए बाइक से निकला था, लेकिन वो वापस रात को लौट के घर नहीं पहुंचा। तो इसके परिवार के लोगों ने पुलिस में सूचना दी, फिर पुलिस के सहयोग से और अकेले भी, चूंकि वो काफी लोग हैं, उन्होंने काफी खोजबीन की। तो कल शाम को 4 बजे वहाँ थोड़ी दूर पर इसकी बाइक और फिर एक गड्ढे में इसका मोबाइल पड़ा हुआ मिल गया था।
और उसके बाद से लगातार परिवार के लोग सर्चिंग करते रहे। जी। तो आज सुबह उसकी, बल्कि सुबह नहीं, दोपहर से पहले उसका शव बरामद हुआ है। जी। एक पेड़ के नीचे उसका शव था, चप्पलें दूर पड़ी हुई थी। परिवार के लोगों का कहना यही है कि उसकी हत्या की गई है। हालांकि अभी उसकी बॉडी में कोई निशान बिल्कुल अब देखना होगा जांच के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। नजर बनाए रखें आप। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। इधर जबलपुर के गोसलपुर थाने के रामपुर के पास एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कटनी के सराफा व्यापारी मनोज कस्तवार और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। दंपत्ति जबलपुर में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। शादी समारोह में शामिल होकर लौटने के दौरान यह हादसा हुआ और दंपत्ति की मौत हो गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थाना गोसलपुर में रामपुर के पास जबलपुर से कटनी की ओर जा रही एक स्विफ्ट कार जिसमें पति पत्नी सवार थे, ये तेज और अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें मौके पर ही दोनों की मृत्यु हो गई। घटना स्थल पर हमको एक आईडी मिली है जिसमें उनका नाम मनोज कुमार दिख रहा है और उनके घर वालों को सूचना दे दी गई है। इसमें पंचायतनामा कर मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। और सियासी गलियारे से अहम खबर, नीमच से गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। रात 8 बजे नीमच पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हैं। आज और कल नीमच में रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। सीआरपीएफ के ऑफिसर्स मेस में रात्रि विश्राम करेंगे और कल रेजिंग डे यानी राइजिंग डे परेड में वे शामिल होंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तैयारियों की ये तस्वीर है। प्रशासन अलर्ट है। गृह मंत्री यहां पर कई और भी लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। रात 8 बजे नीमच पहुंचने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रशासन की पूरी तैयारी। आपको तैयारियों की एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप देखें यहां पर आज और कल नीमच में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। सीआरपीएफ के ऑफिसर्स मेस में वे रात्रि विश्राम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के मद्देनज़र नीमच शहर में भी काफ़ी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। नीमच के हम अभी लायंस पार्क चौराहा, जिसे सीआरपीएफ चौराहा भी कहा जाता है, वहाँ मौजूद है। इस चौराहे को भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने भाजपा के झंडे लगाकर सजा रखा है। वहीं लाइटिंग भी की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री के स्वागत के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं। वहीं सीआरपीएफ के द्वारा अपने राइजिंग डे को लेकर सीआरपीएफ के पोस्टर लगाए गए हैं। मेरे जो आप सामने की तरफ देख सकते हैं, एक ऑफिसर मेस है। यहाँ ये जो तकरीबन सीआरपीएफ कैंपस जहाँ से गृह मंत्री यहाँ आएंगे, ये 1 किलोमीटर का फासला है। यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे ऑफिसर मेस में और फिर सुबह वो परेड की सलामी लेने जाएंगे। यहाँ सीआरपीएफ के साथ साथ स्थानीय पुलिस के जवान इस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। साथ ही किसी भी तरह की कोई सुरक्षा में चूक न हो, इसके लिए सतत जो पुलिस के, प्रशासन के और सीआरपीएफ के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। उनके जो वाहन है लगातार आ रहे हैं। इस दौरान आप चौराहे पर बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के पुलिसकर्मी भी तैनात है। गर्मी की वजह से हालांकि ये धूप से बचने के लिए छांव में खड़े हैं, लेकिन लगातार पुलिस और प्रशासन सतर्क है। तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद केंद्रीय गृह मंत्री करीब 6:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे। तब ये पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और केवल गृह मंत्री और उनके कारकेड की जो गाड़ियाँ हैं वो सीधे सीआरपीएफ से लेकर ऑफिसर मेस तक आएगी। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस पूरे जो रोड है, 1 किलोमीटर की रोड है, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में पोस्टर बैनर लगा रखे हैं ताकि वे अपने नेता का स्वागत कर सके। गृह मंत्री के साथ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव और जगदीश देवड़ा जो उप मुख्यमंत्री है वो भी मौजूद रहेंगे और इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। विजित महाडिक, एनडीटीवी, नीमच। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज नीमच दौरा है। वे यहाँ राइजिंग डे जो सीआरपीएफ का है उसमें आ रहे हैं। 86वें राइजिंग डे के उपलक्ष्य में अमित शाह का दौरे के मद्देनज़र नीमच शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस, सीआरपीएफ की तैनाती की गई है और लगातार जो संदिग्ध वाहन है उनकी भी चेकिंग की जा रही है। दूसरी ओर में सीआरपीएफ के जो मुख्य गेट है वहाँ
वहाँ पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अमित शाह के स्वागत की तैयारियाँ सीआरपीएफ के द्वारा की जा चुकी है। बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाए जा चुके हैं और रंग बिरंगे झंडों से सजाया गया है पूरे कैंपस को। वहीं जो सर्कल है, इस सर्कल को भाजपा के ध्वज से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर स्वागत की तैयारियां की जा चुकी हैं। वहीं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी लगातार यहाँ जो दौरे कर रहे हैं और सतत निगरानी रखे हुए हैं। साथ ही ये अमित शाह आज शाम को तकरीबन 6:30 बजे हेलीकॉप्टर से उदयपुर से नीमच आएंगे और यहाँ पर जो सर्किट हाउस है, गेस्ट हाउस है, सीआरपीएफ का ऑफिसर मेस, वहाँ विश्राम करेंगे। और इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी तकरीबन 5:15 बजे आएंगे, जो कि जो गृह मंत्री की अगवानी करेंगे। तकरीबन जो गृह मंत्री है यहाँ 20 घंटे तक रहेंगे। कल सुबह उन्हें जो राइजिंग डे की परेड है उसमें वे शामिल होंगे और जो सीआरपीएफ के जवानों की परेड और परेड की सलामी लेंगे। इस दौरान जो प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य जो वरिष्ठ नेता वो भी मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि ये नीमच जो है सीआरपीएफ की जन्मभूमि कहा जाता है और ये जन्मभूमि होने के नाते ये तीसरे गृह मंत्री हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। सन 1950 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ ध्वज दिया था और तब आए थे। उसके बाद इसी मोदी सरकार के दौरान तत्कालीन जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी 2015 में आए थे और उसके बाद अब ये अमित शाह का पहला गृह मंत्री के नाते नीमच सीआरपीएफ में दौरा हो रहा है। वहीं सीआरपीएफ के जो अधिकारी कर्मचारी इस दौरे को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और लगातार वो उनके स्वागत की तैयारियों में किसी तरह की कमी नहीं रखना चाह रहे हैं। अमित शाह के दौरा कार्यक्रम तकरीबन 1:30 बजे कल ख़त्म होगा, जिसके बाद वे गंतव्य के लिए रवाना होंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसके बाद रवाना हो जाएंगे। नीमच में अमित शाह के स्वागत के लिए जो पूरा रास्ता है यहाँ सीआरपीएफ कैंपस से लेकर सर्किट हाउस जो ऑफिसर मेस तक का, वहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने पोस्टर बैनर लगा रखे हैं उनके स्वागत के लिए। वहीं चौक चौराहों पर भी इस तरह जो भाजपा के ध्वज दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे लगाए गए हैं। वहीं सीआरपीएफ के जो दोनों मुख्य गेट हैं, एक तरफ उन तिरंगा ध्वज के रूप में जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और साथ ही दूसरी तरफ भी है लगातार अधिकारियों के वाहनों की आवाजाही हो रही है और जो संबंधित कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी जहां जहां लगाई गई है उनसे सतत बातचीत की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई कमी यहां अमित शाह की जो स्वागत कार्यक्रम है उसमें ना रहे, उनकी सुरक्षा में चूक ना हो। और इन तमाम बातों को लेकर लगातार अधिकारी भ्रमण भी कर रहे हैं और अमित शाह आज शाम को पहुंच जाएंगे और इसे लेकर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी भी उत्साहित है और वे भी स्वागत के लिए तैयार हैं। इधर बैतूल के राजेंद्र वार्ड में आंगनबाड़ी की दीवार से सटे शराब की दुकान खोलने को लेकर वार्ड के लोगों में आक्रोश है। आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं और यही बच्चे बाहर खेलते भी हैं। यही नहीं, शराब की दुकान से शराब खरीद कर लोग खुलेआम इसी परिसर में बैठकर शराब पीते हैं, जिसका असर बच्चों पर पड़ सकता है। शराबियों की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। वार्ड वासियों का आरोप है कि पिछले 15 दिनों में आबकारी अधिकारी से लेकर कलेक्टर तक से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वहीं कलेक्टर का कहना है कि आंगनबाड़ी के पास शराब दुकान नहीं खोले जाने का कोई नियम नहीं है। फिलहाल वार्ड वासियों की लगातार मांग पर आबकारी अधिकारी को शराब की दुकान दूसरी जगह शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए। और अहम खबर बेमेतरा से, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिला है। जिला कार्यक्रम अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीर नजर आई है और अधिकारी के खिलाफ कई गंभीर आरोप भी यहां पर लगाए जा रहे हैं। भर्ती में सहायिकाओं को महत्व न देने का आरोप है। फर्जी नियुक्ति समेत सुपरवाइजर के ट्रांसफर का आरोप है। कार्यकर्ताओं ने अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। अधिकारी के ऑफिस में मौजूद न होने पर नाराजगी और विरोध को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। ये तस्वीरें बेमेतरा की, जहां बेमेतरा जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यक्रम अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अधिकारी पर फर्जी नियुक्ति समेत कई आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ताओं ने अधिकारी के ऑफिस के बाहर घेराव किया, लेकिन अधिकारी के ऑफिस में मौजूद न होने पर जमकर नारेबाजी की। वही विरोध को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। तस्वीरें आपके सामने।
बेमेतरा जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आखिर किस बात को लेकर आक्रोश है, यही जानने के लिए आए हैं। सबसे पहले चीज तो मैं दिखाऊं, ये जो हुजूम देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, ये बेमेतरा जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वो यहाँ के जिला कार्यक्रम अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो दंगा यानी हल्ला बोलेंगे। अब कार्यालय जब पहुंचते हैं तो अधिकारी जो हैं वो कह रहे हैं कलेक्टर गए, यानी कहीं न कहीं अधिकारियों में डर है क्योंकि उन्होंने भेदभाव किया है। अब ये तख्तियां इनके सामने देखिए कि किन किन बातों को लेना है। सबसे महत्वपूर्ण तख्तियों में है फर्जी नियुक्ति निरस्त करो, यानी बहुत सारी मांग है। 5 साल से आंगनबाड़ी के जो सुपरवाइजर हैं वो एक ही जगह में, कई बार देखा गया है कि आंगनबाड़ी के जो सुपरवाइजर होते हैं वो दादागिरी करते हैं, वास्तविक, क्योंकि मैंने बहुत करीब से इन चीजों को देखा है। तो चलिए हम सीधे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष इनकी आई हुई। सबसे पहले शुभ नाम आपका? जी, मैं पद्मावती साहू, छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की प्रदेश अध्यक्ष। काहे हल्ला बोल दिया अधिकारी के खिलाफ? जी, जैसा कि आप जान रहे हो, पूरे बेमेतरा जिला के जितनी भी कार्यकर्ता सहायिकाएं बहुत ज्यादा शोषण का शिकार हो रही हैं और लगातार वो ज्ञापन देने के बावजूद अपनी मांगों को अपने पर्यवेक्षक, अपने परियोजना अधिकारी और अपने जिला कार्यक्रम अधिकारियों के समक्ष रखने के बाद भी उनकी मांगों पर न ध्यान दिया जा रहा है, न समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। हम लोग हाल ही में FRS पोषण ट्रैकर ऐप के तहत जो रेडी टू ईट दिया जाता है उसके लिए हम लोग ज्ञापन भी दे चुके हैं कि कोई भी दबाव ना दिया जाए, हमें सुविधा संसाधन और 5G मोबाइल दिया जाए ताकि हम यह कार्य करेंगे और साथ ही में प्रशिक्षण भी दिया जाए। चलिए, आप सुविधा संसाधन और मोबाइल तो थोड़ी दूर की बात है, आप प्रशिक्षण भी नहीं देते। तो लाखों रुपए तो खर्च होता है प्रशिक्षण और उसके नाम में। बिल्कुल, ये पैसा हमको खुद नहीं पता है। गरीब महिलाएं जो विधवा, परित्यक्ता और ऐसी गरीब महिलाएं जिनका आर्थिक और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है, आप सोच सकते हो कि उनके पास कुछ भी होता है, अपने बच्चों का पेट काट के वो 5G मोबाइल या 4G मोबाइल लेने के लिए मजबूर होती है। बहुत गंभीर समस्या लगाई है कि आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, बहुत सारे शोषण होता है। आप लगातार संघर्ष करती हैं, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, जैसे यहाँ 10 साल से जो सुपरवाइजर बैठी हुई हैं उनको तत्काल हटाया जाए कि उनके द्वारा हम लोग को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, क्योंकि हर सेक्टर का यही हाल है। साजा हो या बेरला हो, नवागढ़ हो या खंडसरा हो, नानघाट हो, हर जगह सुपरवाइजरों का बोलबाला है। सुपरवाइजरों का बोलबाला बहुत बड़ी समस्या सुपरवाइजर को लेकर है। आप लोग देख रहे इतना हल्ला कर रहे, इतना चिल्ला रहे, आखिर क्या अधिकारी आपकी बातों को सुननी पर है, जबरदस्ती दादागिरी करते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं, सुनते हैं जब हम लोग बताते हैं तो सुपरवाइजर ऊपर छोड़ देते हैं और सुपरवाइजर कहीं भी हम लोग की बात नहीं सुनती है, जो अपना मनमानी करते रहती है। हर काम में के लिए दबाव ऊपर दबाव डालती है। 24 घंटा रात में भी 12 बजे हम लोग को मैसेज करती है कि ये जानकारी दो, तुरंत सवेरे देखते हैं तो तत्काल जानकारी दो, नहीं तो नोटिस निकाल रहे हैं, धमकी देते हैं, वेतन काट देंगे। बिल्कुल ये महिलाओं की पीड़ा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि ये गांव के अंतिम व्यक्ति तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर दबाव और प्रेशर डाला है तो कैसे काम करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं अपने अधिकारी के ऊपर। अब देखने वाली बात है क्या राज्य शासन, जिला प्रशासन इस पर निर्णय लेते हैं या यूं ही ने सचिवों की तरह हड़ताल के आगे बढ़ना पड़ेगा। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। 2025 को छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ द्वारा जो है ज्ञापन सौंपा गया है अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में, और शासन अपने नियमानुसार आगे कार्रवाई करेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहां पर विरोध की एक तस्वीर सामने आई है। बेमेतरा की ये तस्वीर जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध जारी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। अधिकारी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए, मसलन भर्ती प्रक्रिया में सहायिकाओं को महत्व न देने के आरोप है। इसके साथ ही फर्जी नियुक्ति समेत सुपरवाइजर के ट्रांसफर का आरोप है। कार्यकर्ताओं ने अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और नारेबाजी की। और इधर नेशनल हेराल्ड मामले पर जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले पर बयान दिया है और विपक्ष के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। इसके साथ ही कहा है कि सोनिया गांधी ने किसी से 1 रुपए नहीं लिए, जिन पैसों से सरकारें गिरी उनकी जांच नहीं हुई, आखिरी सांस तक लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे। ये बड़ा बयान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की तरफ से सामने आया है। सियासत गरमाई हुई है नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर और इस मामले पर
जीतू पटवारी ने कहा है कि विपक्ष के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। सोनिया गांधी ने किसी से 1 रुपए नहीं लिए, जिन पैसों से सरकारें गिरी उनकी जांच नहीं हुई, आखिरी सांस तक लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे। जीतू पटवारी का बयान सुनाते हैं आप। ईडी का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लेके करती है। ये देश के लिए खतरा है। जहाँ तक प्रश्न है सोनिया जी का, सोनिया जी एक ऐसी व्यक्तित्व जिन्होंने 1 रुपया भी, सिंगल 1 रुपया भी किसी भी प्रकार का कहीं दुरुपयोग के नाम पे या किसी से लेने के नाम पे नहीं किया। ईडी के द्वारा जिन पर कार्रवाई हुई उनने कितने लोगों ने बीजेपी के चुनावी बॉन्ड में चंदा दिया, पर जिन लोगों ने सीधा पैसा लिया और उससे विधायक खरीदे, उससे चुनाव लड़े, उससे लोकतंत्र का रोज मजाक उड़ाया, जिससे सरकारें गिराई, उसकी आज तक जांच नहीं हुई। इधर नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पेश करने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर में जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सीबीआई, आईटी और ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं को फंसाने के लिए कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता इसका सड़क से लेकर संसद तक में मुंहतोड़ जवाब देंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में दर्ज होने के विरोध में कांग्रेस ने इंदौर में ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झूठे केस में फंसाने के आरोप लगाए। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी ऑफिस के अंदर पहुंचकर कालिख पोत दी थी। इंदौर के ईडी कार्यालय के सामने कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता द्वारा हंगामा किया जा रहा है। जैसे कि आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को उनके द्वारा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनके द्वारा पान गिराने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी मांगे हैं जिनको लेकर वो यहाँ पे पहुंचे। उनका कहना है कि जो नेशनल हेराल्ड मामला है उसके विरोध में वो यहाँ पे प्रदर्शन करने पहुंचे। जिस प्रकार से देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, वही इसका असर इंदौर के ईडी कार्यालय के सामने भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। पुलिस इनको काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। बैरिकेडिंग पुलिस द्वारा की गई है, उसके विरोध में भी यहाँ पे देखा जा सकता है किस तरीके से बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर उनके द्वारा हंगामा यहाँ पे किया जा रहा है। जैसे कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं नेशनल हेराल्ड में हंगामा हुआ था, उसके बाद यहाँ पर जो हंगामा हुआ है उसमें जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हंगामा किया गया। इंदौर के ईडी कार्यालय के सामने लोग पहुंचे हैं और लगातार हंगामा जारी है और उनकी मांग है कि जो ज्ञापन उनके द्वारा सौंपा जाना है उसको स्वीकार लोगों के द्वारा किया जाए। लगातार यहाँ पे पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, पर उनके द्वारा बैरिकेडिंग को पार करने का प्रयास किया जा रहा है। इंदौर से कैमरा चौधरी शाहपुर के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।